हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स की भी, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। 100% फ्री एजुकेशन, सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। इसी के साथ में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती हैं कंप्लीट बुकलेट्स, जिनको हमने एक बहुत प्यारे तरीके से नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में डिवाइड किया है। खुद की हमारी बुक्स जो कि आपको यहां पर हेल्प करेंगी नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स सॉल्व करने में। उन्हीं सैंपल पेपर्स के साथ में अगर आप उनके सॉल्यूशंस भी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप चाहते हैं अगर ये बुकलेट्स आप तक पहुंचे तो जल्दी से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक फॉर्म, उसको फिल करिए। जल्दी से जल्दी मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम आपके साथ टच में आएंगी और आपको ये बुक्स हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक के रूप में आपको पूरी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन्हीं बुक्स से जो सैंपल पेपर नंबर 2 है ये मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए सैंपल पेपर नंबर 2 हम देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं सैंपल पेपर नंबर 1 आपने बहुत अच्छे से लगाया होगा। सैंपल पेपर नंबर 2 क्लास 7 स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ इस प्रकार से आपको अपनी बुक्स में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही सैंपल पेपर ओपन करते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपको टाइम अलॉट किया गया है और उस टाइम के साथ साथ आपको मैक्सिमम मार्क्स का पेपर भी बताया गया है। तो आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर नंबर 2। आपका ये 80 मार्क्स का पेपर है और आउट ऑफ 80 लाने की हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहनी चाहिए। क्लियर है? हमें मेहनत करनी है पूरे 80 मार्क्स के लिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैथ्स अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 100% मार्क्स आ सकते हैं। यस, कंप्लीट 80% आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना बहुत आसान है, क्योंकि ये अकेले एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप छोटी सी भी प्लस माइनस कैलकुलेशन की गलती नहीं करते, कोई कॉमा एरो लगाने की गलती भी नहीं करते, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर है? जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लेते हैं कि आपका ये जो सैंपल पेपर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको नंबर ऑफ वेराइटीज मिलेंगी, एमसीक्यू, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है? तो यहां पर सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स है। हर मार्क्स एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। सेक्शन बी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं, और सेक्शन सी जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 6 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपको 3 घंटे में खत्म करना है और पूरी उम्मीद करता हूं अगर आप सॉल्यूशन वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं सॉल्यूशन वीडियो है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को सुनने से पहले इस पेपर को कंप्लीट 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर? और मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए कौन कौन वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विद इन 3 आवर्स में ये पेपर को कर दिया है खत्म। क्लियर? चलो तो करते हैं पहला सवाल जो इस सैंपल पेपर में है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 8 क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। अब वर्ड है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है जब एक सर्कल की आउटर बाउंड्री के बारे में बात करता हूं तो द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो आपको 44 सेंटीमीटर दिया है। सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस आपको दिया है 44 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का एक फॉर्मूला होता है जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, पूरी उम्मीद करता हूं। 2 पाई आर की वैल्यू बेसिकली इन्होंने 44 दी है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू है 44, ये इन्होंने बोल के बताया। आपसे बोला है कि रेडियस बताइए क्या होगा अगर पाई की वैल्यू 22/7 है। तो देखिएगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 44। पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 लेते हैं तो आप बताइए ये आर की वैल्यू क्या आएगी। तो आर को यहीं छोड़ दीजिए और आप बाकी पूरी चीज को इस साइड ले जाइए, तो 44 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 × 22 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में।
आप देख रहे हैं 2 इंटू 22 इज 44, ये 44 और ये 44 कट गया, आर की वैल्यू ओरल 7 सेंटीमीटर आपकी निकल के आ गई। तो मैं कहूंगा यहां पे 7 सेंटीमीटर आपका ए ऑप्शन। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ए जवाब आया है। जल्दी से मुझे हैंड रेस करके दिखा दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया था आपको सैंपल पेपर में। ये था कि इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल। यहां पे दो सर्कल्स की बात हो रही है। कोई एक सर्कल है, उसका जो एरिया है वो दूसरे सर्कल के मुकाबले 25 टाइम्स है। द एरिया ऑफ दिस सर्कल, मैं कह देता हूं ये सर्कल है आपका C1 और ये सर्कल है आपका C2। द एरिया ऑफ अ सर्कल C1, एरिया ऑफ सर्कल C1 इज इक्वल्स टू कितना है? इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल, ये एरिया ऑफ सर्कल C2 मैं बोल देता हूं। तो ये बोल रहा है अगर कोई सर्कल है C2 तो ये जो सर्कल है इसका जो एरिया है वो उसके मुकाबले कितना है? 25 टाइम्स है। तो 25 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन एरिया ऑफ सर्कल C2। देखिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल C2। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सर्कल C1 इज 25 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल। द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट टू दैट ऑफ द सेकेंड इज, आप बताइए रेशियो क्या होगा? किसका रेशियो पूछा है? तो आपसे रेशियो पूछा है सर्कमफ्रेंस का। द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ C1 टू, ये जो वर्ड है टू दैट ऑफ द सेकेंड, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड C2। आप मेरी बात को यहां समझिएगा, यहां पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई, मैं बोल देता हूं इसका रेडियस जो है वो R1 है और इसका रेडियस जो है वो R2 है मान लीजिए। तो हम ऐसा बोल देते हैं 2 पाई R1 इज अपॉन 2 पाई R2 की हमसे वैल्यू पूछी है। 2 पाई तो कॉमन है, तो रेशियो जो हमारा आएगा वो आ जाएगा हमारा R1 बाय R2, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल। ये रेशियो हमारा निकल के आएगा। इसी की वैल्यू हमें देनी है। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी? तो वो आएगी एरिया से। देखिएगा एरिया ऑफ सर्कल C1, अगर मैं देखूं कि एरिया ऑफ सर्कल C1 तो ये फॉर्मूला होता है हमारा पाई R स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला है। अब इसका रेडियस तो R1 है तो हम कहेंगे पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल 2, दैट मीन्स पाई R2 का स्क्वायर। ऐसे ही होगा, ये हमें दिया हुआ स्टेटमेंट। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये पाई R2 स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बाय 1। 25 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये चीज इसके नीचे आ गई। तो यहां पे आप देखिए ऊपर नीचे पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एक रेशियो आ रहा है। वो रेशियो आ रहा है क्या? तो वो रेशियो हम ब्लू पेन से लिख देते हैं। वो रेशियो हमारे पास आ रहा है R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बाय 1। इसका मतलब R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25 बाय 1। और अगर ये होल स्क्वायर आप रिमूव करते हैं तो इधर रूट आ जाएगा 5 बाय 1। तो मैं कहूंगा ये जो रेशियो आया R1 बाय R2 का जो रेशियो आया है R1 R2, ये रूट ऑफ दिस वैल्यू 25 बाय 1 का रूट हो जाएगा और ये आ जाएगी 5 बाय 1। तो ये हमारा जवाब आ गया है 5 बाय 1। ये हमारा रेशियो है। तो हमारा रेशियो है 5:1। क्लियर है? बस इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हमारा जवाब है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बोल रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया की बात हो रही है। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल है। क्लियर है?
और इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो ये चीज़ मैंने थ्योरी लेक्चर में आपको समझाया है। देखिए ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर मैं मीडियन या एक ऑल्टीट्यूड भी यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये हमेशा सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ये ऑल्टीट्यूड बोलूँ, ऑल्टीट्यूड और मीडियन क्योंकि इसमें सेम होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, तो इस केस में इतने से पार्ट का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो ये पार्ट हो जाएगा a/2। हमें ये नहीं पता, अगर मैं नाम दे दूं ABC, देखिएगा तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आपका हाइपोटेन्यूज है a² = a, और इस पॉइंट को मैं नाम अगर D दे दूं तो AD का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे क्योंकि आप अगर इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल में भी सेम वही a² = AD² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इतने से ट्राइंगल का मैं एरिया निकालता हूं तो एरिया निकालने का मतलब है यहाँ पर एरिया निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ट्राइंगल में निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस है आपकी a/2 मल्टीप्लाइड विथ हाइट कितनी है, तो हाइट मुझे नहीं पता है, ये हाइट ही AD में पहले कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, तो एरिया ये है आपका। अब ये AD अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है तो इसके लिए आपको AD कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो हो जाएगा a² = a/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। क्लियर है? और AD का स्क्वायर निकालने के लिए हम कहेंगे ये a/2 का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a² - a²/4, और ये AD यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² - a² मतलब 3a²/4 विच इज इक्वल्स टू AD का होल स्क्वायर। और यहाँ पे फाइनली जो AD की वैल्यू आएगी वो हमारी निकल के आ जाएगी रूट ऑफ, तो ये a/2 √3 बेसिकली ये AD निकल के आया। ठीक है, तो AD कितना निकल के आया, ये निकल के आया a/2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा। इस AD को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ a/2 मल्टीप्लाइड विथ AD इज a/2 √3, और यहाँ पे 2 × 2 4, 4 × 2 is 8, तो कुल मिला के ये आ जाएगा a² √3/8। क्लियर है? तो एरिया ऑफ दिस साइड आया। इसमें अगर इसको ऐड करता हूं तो इस ट्राइंगल का एरिया, तो पूरे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा a² √3/8। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2a² √3/8, और 2 से ये 8 कटा तो 4 आया, कुल मिला के a²/4 √3, ये आपका फॉर्मूला आता है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का। देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना बताया है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ये कितना आएगा, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ये हमारा आ जाएगा a² / 4 √3। क्लियर है? A क्या है, तो साइड है, साइड हमें दी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16/4 √3। 4 से ये 16 कटा 4 टाइम्स, और हमारा आंसर आ जाएगा 4 √3। 4 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का है बी ऑप्शन। सर ये क्या किया था, ये मैं बेसिकली आपको समझा रहा था कि कैसे आपको चीज़ों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकल के आएगा, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। वो कह रहा है 1 - x + x² में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट मेरा आंसर 1 - x³ आ जाए। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन मार्क, अगर मैं इस पूरी चीज को इक्वल टू साइन के उस साइड ले जाऊं, मतलब अगर मैं ट्रांसपोजिशन मेथड यहां पे लगाऊं तो ये माइनस क्वेश्चन मार्क इधर चला जाएगा, और ये जो पूरी वैल्यू है
ये इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या बोला है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया था, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आई, तो ये पूरी चीज यहाँ पे जब आएगी ये माइनस के साथ आएगी, माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव में चला जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब, और 1 माइनस 1, ये पूरी चीज खत्म हो गई, ठीक है। और क्या बचा, तो बस हमारी वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया। देखिएगा इधर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैं कहूंगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब है साथी क्या है एक्स स्क्वायर का इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये रहा एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है -7, मैं कहूंगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल ओरल सवाल था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 1/2 की पावर में 5 है, तो 1/2 की पावर में 5 है, डिवाइडेड विथ नेक्स्ट -1/4 की पावर में 3 है। इस 4 को क्या मैं 2 लिख सकता हूं, तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कर रहा हूं 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइडेड का साइन लगा देते हैं, और ये देखो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन एक फ्रैक्शन के साथ है 1/4, और इसकी पावर में 3 है, पावर में 3 है, इस पूरे फ्रैक्शन की पावर में 3 है, और इस फ्रैक्शन के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो पावर क्योंकि एक ऑड नंबर है, तो इसका जो भी जवाब आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये फिक्स है। अब नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन में पहले ही बाहर ले लेता हूं, तो ये देखो मैंने नेगेटिव साइन बाहर कर दिया, -1 को बाहर कर दिया, और ब्रैकेट में बच रहा है यहाँ पे 1/4, अब इसकी पावर में 3 है, तो मैंने क्या किया, मैंने नेगेटिव साइन को बाहर कर दिया अभी टाइमिंग के लिए। हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड, ठीक है, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिया था, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 3, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड विथ -1, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 6। क्लियर है, तो यहाँ पे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कुल मिला के। अब ये नेगेटिव साइन अगर मैं फ्रैक्शन के साथ अंदर ले जाता हूं या ना भी लेके जाऊं, तो मेरे को ये चीज और ये चीज डिवाइड के साइन देखो के साथ में ये पूरा बेस सिमिलर लिखा हुआ दिख रहा है। जब भी बेस सेम होते हैं, बीच में डिवीजन का साइन होता है, तो यहाँ पे a की पावर में अगर पावर दोनों की डिफरेंट है तो m-n हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, ये नेगेटिव साइन आगे ले जाएं अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 5 -6, और ये जो नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव साइन आगे आ गया, मतलब ऊपर आ गया। देखो ये ऐसे ही है कि a/b -b है, ये नेगेटिव साइन ऊपर चला गया, तो मैंने जब -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, 5 - 6 कर दिया, और ये हमारी चीज देखिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव साइन 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 5 - 6 का मतलब है -1, और इसको अगर हम देखें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 की पावर में 1। जब पावर में किसी भी बेस की पावर में नेगेटिव साइन होता है तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये पूरी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये ऐसा था, नेगेटिव साइन था, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर -2 आएगा, मतलब सी ऑप्शन आंसर -2 है।
क्लियर है? तो ये आपका आंसर है -2। इसी प्रकार से हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस क्या होता है? बेसिकली एक स्क्वायर को हम रोम्बस बोलते हैं। तो देखिएगा अगर ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड इक्वल है, ठीक है, और अंदर 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन नहीं है, तो इस केस में ये हमसे पूछना चाह रहा है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। तो मैं कहूँगा इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होनी चाहिए डायगोनल वाइज, एक ऐसी, ठीक है, और दूसरी जो है वो ऐसी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 2 होंगी। मैं कहूँगा इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी। लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होंगी डायगोनल वाइज एक रोम्बस के अंदर। अगर प्रॉपर रोम्बस है, स्क्वायर होता तो यहाँ पे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती। रोम्बस बोला है तो रोम्बस हम बोलते ही उसको है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन ना हो रहा हो, बट चारों साइड इक्वल्स हो। तो चारों साइड इक्वल हैं, हम डायगोनली सिमेट्री बना सकते हैं। क्लियर है? सिमेट्री का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। चलिए देखिएगा, अ सॉलिड हैविंग 5 फेसेस 6 वर्टाइसेस एंड 9 एजेस इज, इस तरह का क्या बनेगा? एक ऐसा सॉलिड है जिसमें 5 फेसेस हैं, 6 वर्टाइसेस हैं और 9 एजेस हैं। ऐसे प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं? तो 9 एजेस हैं, 5 फेसेस हैं, 5 फेसेस हैं, सॉलिड हैविंग 5 फेसेस 6 वर्टाइसेस एंड 9 एजेस, ठीक है। क्या वो ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा? क्या वो स्क्वायर पिरामिड कहलाएगा? क्या वो क्यूबॉइड कहलाएगा? क्या वो ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा? देखो सबसे पहले अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड इज बेसिकली एक माचिस की डिब्बी, आपको पता है, ठीक है। तो माचिस की डिब्बी होती है क्यूबॉइड। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्यूबॉइड के लिए कितने फेसेस हैं? तो 6 फेसेस हैं। फेसेस दिए 5, तो क्यूबॉइड तो नहीं है, पहली चीज खत्म। तो क्यूबॉइड नहीं है। चलिए अब देखिएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड और प्रिज्म में अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है? अगर ट्रायंगुलर पिरामिड कह रहा हूं तो ट्रायंगुलर हमेशा बेस को देख के बोला जाता है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब है कि इस तरीके का बेस है, ठीक है, और इससे जब ऊपर यहाँ पर एक पीक वर्टेक्स मिले, ठीक है, तो हम उस केस में पिरामिड कहते हैं। जब यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3, ठीक है, सिर्फ 3 ही फेसेस, 1 2 3 और 4 फेसेस बन रहे हैं। तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड में क्योंकि 4 फेसेस बनते हैं तो ये वाला भी फिगर यहाँ पे हमें बनता हुआ नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अब बच रहा है हमारा आंसर ट्रायंगुलर प्रिज्म और स्क्वायर पिरामिड का, तो इस पे आ जाते हैं। चलिए अब हमें ये बोल रहे हैं स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का मतलब है जब नीचे बेस पे बनने वाला फेस स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो पिरामिड इज बेसिकली जब इसके हर वर्टेक्स से चीजें इस तरीके से ज्वाइन हो जाती है। तो नीचे वाला फेस, फिर बगल वाले 4 फेस, तो 5 फेसेस तो आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 5 फेसेस आ रहे हैं, क्लियर है। तो नीचे स्क्वायर है और 4 क्योंकि साइड है तो 4 साइड से एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल ऊपर गए हैं, तो 4 और नीचे बेस में 5 फेसेस हो गई हैं। तो हमारा ये वाला काम हो गया। 6 वर्टाइसेस, तो 1 2 3 4 एंड 5, 6 वर्टाइसेस नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये स्क्वायर पिरामिड भी नहीं है। क्लियर? तो अब फाइनली हमारा बचा है ए ऑप्शन। इस ड्राइंग को भी हम बना के समझेंगे, देखिएगा। चलिए, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका मतलब उसके 2 साइड्स एकदम सिमिलर हैं दिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, और वर्टाइसेस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो यहाँ से ये पीछे वाला और ये आगे वाला, तो ये कुछ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फेस बनेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे बनेगा आपका क्या? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो 5 फेसेस हैं, ओके। 6 वर्टाइसेस, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, यस, 6 वर्टाइसेस भी बन रही हैं। 9 एजेस, तो 1 2 3 4 5 6,
7, 8 और 9, 9 एजेस भी बन रही हैं। मैं कहूँगा यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो अ सॉलिड हैविंग 5 फेसेस, 6 वर्टाइसेस, 9 एजेस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपको ये चीज ड्राइंग्स के साथ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। प्रिज्म और पिरामिड कब कहते हैं, तो क्यूबॉइड क्यों फेल हुआ, ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों फेल हुआ, स्क्वायर पिरामिड क्यों फेल हुआ, ट्रायंगुलर प्रिज्म का जवाब क्यों आया है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से जवाब दिया। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इसका आंसर क्या है सर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका ए ऑप्शन। सेक्शन ए में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर लिया है क्लियर। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। देखिएगा, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, अब देखो रोम्बस क्या होता है, तो बेसिकली रोम्बस जहां पे 90 डिग्री के एंगल नहीं बन रहे, इसके आपको डायगोनल्स मतलब D1 और D2 की वैल्यू दी है। तो D1 एंड D2 की वैल्यू आपको दी है, डायगोनल फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर का है और जो सेकंड डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का है, ये ऐसा बोल रहा है। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। ऐसे रोम्बस का आप एरिया बताइए। तो एरिया बताने के लिए हमने डायगोनल्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है उस पे आ जाते हैं। देखो रोम्बस में अगर डायगोनल्स दिए हैं D1 एंड D2 आपको गिवन है, तो एरिया इसका हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2। क्लियर है? तो यहां पर ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड विथ 8 इंटू 6 और ये 2 से ये 4 टाइम्स गया, 4 इंटू 6 इज 24। तो मैं कहूँगा ऐसा कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रोम्बस का एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए ये क्लियर हम कर देते हैं। क्यों कैसे निकल के आया ये मैंने आपको बताया। फॉर्मूला आप देखिएगा, रोम्बस का अगर डायगोनल्स दिए हैं तो उस केस में एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर हमारा आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा आगे, इसके बाद दिया हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, अ ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन इफ द सम ऑफ इट्स एनी टू साइड्स इज डैश देन द थर्ड। ये बोल रहा है खाली जगह दी है, इस खाली जगह को फिल करिए। एक ट्राइंगल तभी बन सकता है जब उसकी दो साइड्स का जो सम है, मैं कह रहा हूं ए और बी का जो सम है वो हमेशा बड़ा आएगा उसकी थर्ड साइड से। तो यहां पे ग्रेटर आना चाहिए, टू साइड्स इज ग्रेटर देन, तो यहां पे वर्ड आएगा ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सिलेंडर हैज नो वर्टाइसेस। एक सिलेंडर में कोई भी वर्टाइसेस नहीं होती, तो यस कोई भी वर्टाइसेस नहीं होती हैं। दो एजेस होती हैं, यस दो एजेस होती हैं और टोटल 3 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पे 3 फेसेस होते हैं। एक सिलेंडर अगर आप देखेंगे तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ऊपर जो है एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, तो टोटल 3 फेसेस होती हैं। बीच में जो कर्व्ड है ये एक फेस है और ऊपर जो है दूसरा और नीचे तीसरा, टोटल 3 फेसेस हैं। 73.8 मल्टीप्लाइड विद 10⁵ इन स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ये कह रहे हैं 73.8 मल्टीप्लाइड विद 10⁵ को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पहले नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7.38 इंटू 10⁻। यहाँ पे ये डेसिमल आगे की तरफ मूव किया है, इसका मतलब देखिए, इसको मैंने सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से कि आप डेसिमल ही रिमूव कर दीजिए। अगर मैं डेसिमल रिमूव कर देता हूँ तो ये 738/10 हो जाएगा। और अब आपको नीचे क्या चाहिए, तो नीचे आपके कुल मिला के 100 चाहिए, तब 7.38 आता। तो आपको एक्चुअल में चाहिए 738/100। ये 100 डाल दीजिए जो आपको चाहिए और वही वैल्यू आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 10 को अलग कर दीजिए। 1/10 इंटू 10⁵। ये तरीका मैंने सिखाया था। इसको आप बना दीजिए 7.38 मल्टीप्लाइड विथ, और यहां से एक जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻1 + 5 दैट इज 10⁻6। कुल मिला के यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आया होगा आप सबका 7.38 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻6। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर
14 भी हमारा यहाँ हो गया सॉल्व। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 7/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। कुल मिला के ये एक कॉमन ब्रैकेट लगा था और यहाँ पे एक कॉमन पावर लगी हुई थी, ऐसा था ये बेसिकली। तो मैंने क्या किया, मैंने 7 रेज टू द पावर ऑफ 5 को अलग कर दिया, अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 को अलग कर दिया, मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे 5 रेज टू पावर 5 को अलग कर दिया और 3 रेज टू पावर 5 को अलग कर दिया। तो ये पूरी चीज इस पूरी चीज से कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे बचा क्या, तो ये बच रहा है 7/3 होल रेज टू द पावर ऑफ 5। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा जवाब जो आना चाहिए वो आना चाहिए 7/3 होल रेज टू द पावर ऑफ 5। ये मैंने एक्सपोनेंट इन पावर के नोटेशन फॉर्म में आंसर लिख दिया। आपके पास समय है, आप 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए। मैं कहूँगा ये करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कुल मिला के इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बोला था, तो सॉल्व करके हम ऐसे ही नोटेशन फॉर्म में छोड़ देंगे, फिलिंग द ब्लैंक से ही। इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर? सिर्फ आप वो आप में चेक करना चाहते हैं कि आपको रूल का आइडिया है, तो रूल हमने उनको बता दिया कि यस, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन हमारा आंसर आएगा। चलिए मूव करते हैं फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहां पे ये कह रहा है 4x² y व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। ये कह रहा है जब 9x² y में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 4x² y को, तो बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए, क्योंकि इनका वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, तो नंबर कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होगा। 9 - 4 इज बेसिकली 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5x² y। 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, बचेगा 5, 5x² y। x² y दोनों में सिमिलर था, उनको हमने कॉमन ले लिया, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना था, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, क्लियर है? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक सेक्शन ए में कर लिया है सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो सेक्शन नंबर ए ही अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 22 तक मुझे ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं, देखते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इफ AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंगल A is 60 डिग्री एंड एंगल AC इज 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है मैं एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। देखिएगा, ये A है, ये B है, ये C है, ABC ऐसा कर लेते हैं। AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। और जो एंगल A है वो 60 डिग्री है, एंगल A जो है वो 60 डिग्री है। तो ये हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हमें दो साइड्स भी गिवन है, हमें उन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल भी गिवन है। तो SAS प्रॉपर्टी कहती है इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल है, क्लियर है? हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, SAS हमने पढ़ा था, ठीक है? उसमें SAS साइड एंगल साइड, जब भी आपको दो साइड्स दी रहती हैं और एक एंगल दिया रहता है, हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यस, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। If a diameter of a circle is a centimeter, then its area is pi a square centimeter. अगर किसी सर्कल का डायमीटर a सेंटीमीटर है, देखिएगा ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर अगर a सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस है, देखो सर्कल में एरिया क्या होता है, तो बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब है रेडियस, तो इस केस में ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड विथ रेडियस ऑफ दिस सर्कल कितना होगा, तो रेडियस बेसिकली होगा a/2। ये a/2 अगर मैं यहाँ डालता हूं तो ये हो जाएगा a/2 होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर अपॉन 4। ये आंसर आना चाहिए एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो ये बोल रहे हैं द डायमीटर ऑफ सर्कल इज a सेंटीमीटर, डायमीटर मुझे a सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया पाई a स्क्वायर नहीं होगा, एरिया होगा पाई a स्क्वायर बाय 4। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्लियर है?
देखिएगा मैं एक एक बात, छोटी छोटी बातों को समझाता जा रहा हूं आप लोगों को। तो इसी तरीके से हमें चीजों को करना था सॉल्व। मूव करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड, अगर किसी सर्कल के रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसका जो एरिया है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिएगा ये सर्कल है, इसके सर्कल के रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं, मतलब अभी इसका रेडियस था r1, अब इसका रेडियस मैं बोल देता हूं ये हो गया है 2r1। तो इसका एरिया कितना था? इसका एरिया था पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, रेडियस अगर डबल कर दूं तो ये हो जाएगा पाई 2r1 स्क्वायर। देखना रेडियस को डबल कर दिया तो 2r1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे अगर एरिया था पाई r1 स्क्वायर, तो अब एरिया बन जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। तो 4 टाइम्स हो गया, डबल नहीं हुआ, 4 टाइम्स हो गया। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल्ड, अगर आप रेडियस को डबल करते हो तो जो एरिया है वो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, ना कि डबल हो जाएगा। मैं कहूंगा ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है ये चीज? तो क्यों फॉल्स है मैं आपको बाकायदा रीजन भी बताता जा रहा हूं विथ पूरी एक एक चीजों के सॉल्यूशन के साथ। आगे देखिएगा, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज डबल द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो हमेशा डबल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, फॉर्म्ड बाय इट्स टू एडजेसेंट साइड्स एंड द डायगोनल जॉइनिंग देम। यहां पे ये कह रहा है अगर आपका ये पैरेललोग्राम है, ये मैं कहता हूं पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इज बेसिकली रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बस इंटीरियर में आपके जो 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बनते। अगर इसके डायगोनल को मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये बोल रहे थे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया था वो हमेशा डबल होता है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय इट्स टू एडजेसेंट साइड एंड द डायगोनल जॉइनिंग देम। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये बोलना चाह रहा है ये दो जो अगल बगल वाली साइड है और इस पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल बना है, ये पूरा ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालते हैं और इसके एरिया को डबल कर देते हैं तो वो ही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ये लोग ऐसा ही बोल रहे थे। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में? ये बोल रहा है x इज अ फैक्टर ऑफ -5x स्क्वायर। -5x स्क्वायर का x फैक्टर है। तो यस, x फैक्टर है। देखना कैसे, -5 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है -5 एक नेगेटिव इंटीजर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x एंड x के साथ, और यहां पे -5 के साथ एक -1 का भी मल्टीप्लीकेशन है। तो -1 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये कह रहा है x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो यस, ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ x प्लस 3y एंड 5y माइनस 4x। अगर मैं x प्लस 3y को ऐड कर दूं किसके साथ? 5y माइनस 4x के साथ, तो मेरा आंसर क्या ये आएगा? सॉल्व करके देखिएगा। देखिए x माइनस 4x विल गिव यू -3x। यस, -3x आ रहा है। 5y प्लस 3y, इन दोनों को ऐड करने पे तो 8y आ रहा है, बट यहां पे तो 2y दिया है। ये गलत हो गया। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 22 में ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? यहां पे हम कर देते हैं बोर्ड को क्लियर, और आपको ट्रू एंड फॉल्स हर इस चीज का बता दिया। कुल मिला के हमने सेक्शन ए को सॉल्व कर लिया, जहां पे आपने एमसीक्यू वैरायटी देखी, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे, आपने ट्रू एंड फॉल्स देखे। अब हम मूव करते हैं इसके सेक्शन बी की तरफ। इसका सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप वैरायटी है, जो कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको दिया गया था वो था द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो देखिए, जब भी आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया है मेंसुरेशन चैप्टर से और रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो आपको ड्राइंग बनाना जरूरी है। मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, रेक्टेंगल का नाम ले रहा हूं मैं ABCD। क्लियर है? यहां पे देखिएगा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5x स्क्वायर माइनस 6 एंड इट्स ब्रेथ इज 2x स्क्वायर माइनस 2। उसकी अगर लेंथ आपको दी है
लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 5x² माइनस 6, और इसकी जो ब्रेथ दी है, ब्रेथ आपको दी हुई है कितनी, 2x² माइनस 2। फाइंड इट्स पेरीमीटर, आप इस फिगर में पेरीमीटर बताइए। तो देखिएगा सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा रेक्टेंगल ABCD। हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल ऐसा लिखते हैं, इन रेक्टेंगल ABCD लेंथ हमें गिवन है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू AB। AB एक लेंथ है जिसकी लेंथ हमें दी है 5x² माइनस 6, और हमें दी है ब्रेड्थ, तो हमें दी है ब्रेड्थ हमें दी है AD, और AD जो इक्वल दिया है ये दिया है 2x² माइनस 2 के बराबर। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है ABCD जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ नोन है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना जरूरी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहां पर हमारा हो जाएगा, अगर हम देखें रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। उठाइए इन वैल्यूज को यहां पे डाल दीजिए, तो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इज 5x² माइनस 6 प्लस 2x² माइनस 2। क्लियर, 5x² प्लस 2x², तो ये हो जाएगा 2, बिग ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7x² माइनस 6 माइनस 2 विल गिव यू माइनस 8। ठीक है, तो माइनस 6 माइनस 2 विल गिव यू माइनस 8। ये आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। 2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका जवाब आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 इज 14x², 14x², 2 इंटू 8 इज 16, तो माइनस 16, ये हो जाएगा आपका माइनस 16। क्लियर है, और ये पूरी वैल्यू आपने निकाल दी। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर हमने दे दिया, यही हमारा आंसर था। 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। ड्राइंग के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, देन आपने जो गिवन लिखा है उस चीज के आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1.5 मार्क्स। आंसर देने का आधा मार्क्स, तो 2 मार्क्स तो यही हो गए, और सॉल्व करने के 2 मार्क्स। तो आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर्मूला हमने लिख के दिखा दिया, ये हमारा फॉर्मूला था। 1 मार्क्स फॉर्मूले का मिलता है, 1 मार्क्स आपके गिवन पार्ट का होता है, 2 मार्क्स सॉल्व करने के 2 मार्क्स ड्राइंग के साथ। क्लियर है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए जब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, z की वैल्यू 5 होगी। देखो गिवन में क्या है, मुझे बोला है इन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया है x³ प्लस y³ प्लस z³, और हमसे बोला है इसकी वैल्यू बताइए इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3, z इज इक्वल्स टू 5 है, तो देन ये पॉलिनोमियल, उठाइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 का क्यूब, देन 1³ प्लस 3³ प्लस 5³, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 1 प्लस 27, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू देखिए 28 प्लस 125, और ये हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट हमें पॉलिनोमियल दिया था, इसलिए हम एम्प्लाइज का साइन लगा रहे हैं। क्लियर है, तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, तो ये हमारा निकल के आएगा 8 प्लस 5 इज 13, 13 का 3 कैरी 1, 4 एंड 5 एंड 1, तो 153 ये हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है। क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 153। क्वेश्चन नंबर 24 तक आपने कर लिया है सॉल्व। हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर बी, जहां पे हम शॉर्ट आंसर वेराइटीज को वॉच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन फॉर्म
तो आपको देखिए ए पार्ट में क्या बोला है, आपको बोला है -32/243 है। इसको पावर नोटेशन फॉर्म में लिखिए। पावर नोटेशन फॉर्म कहता है कि 32 का आप फैक्टर निकालो। तो 32 किससे बना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये बना है 2 से। 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4। अगेन 2 1 टाइम्स 2। ऐसे ही अगर मैं 243 की बात करूं तो 243 में सबसे पहला फैक्टर मुझे 3 दिख रहा है। 3 8 टाइम्स 24, क्लियर। 3 1 टाइम्स इज 3, अगेन मुझे 3 दिख रहा है। 3 2 टाइम्स इज 6, 3 7 टाइम्स इज 21, अगेन 3 दिख रहा है। 3 9 टाइम्स इज 27 एंड 3 3 टाइम्स इज 9 एंड अगेन 3 1 टाइम्स इज 3। तो कुल मिला के यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, पावर नोटेशन फॉर्म में हमें चेंज करना था। तो 32 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 4 5। कितने फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। और अगर मैं देखूं 243 के फैक्टर्स, तो 243 के फैक्टर्स हैं 3 है, 2 2 4 5, 5 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये है 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। क्लियर है। अगर मैं इस पूरे फ्रैक्शन को पावर नोटेशन फॉर्म में लिखता हूं तो -32/243 को मैं लिख सकता हूं, नेगेटिव साइन अगर मैं 2 मिनट के लिए अलग कर दूं, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर में 5 एक ऑड नंबर है। मैं एक काम कर सकता हूं, -2 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं तो -32 आ जाएगा। और 243 के लिए मैं भी बोल देता हूं 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 343 आएगा। आंसर इसका आएगा -2/3 होल रेज टू द पावर ऑफ 5। ये आपका पावर नोटेशन फॉर्म है। क्लियर है। तो देखिए फ्रैक्शन को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यहां पे हमने -2/3 होल रेज टू पावर 5 में कैसे कन्वर्ट किया, ये पूरा टीचर को आपको करके दिखाना है। ए पार्ट। बी पार्ट के लिए देखिएगा, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। बी पार्ट में ये कह रहा है 81/625। तो बी पार्ट में ये कह रहा है 81/625। तो 81 के लिए मैं सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो ये जाएगा 3 से। 3 2 टाइम्स इज 6, 3 7 टाइम्स इज 21, 3 9 टाइम्स इज 27, 3 3 टाइम्स इज 9, अगेन 3 1 टाइम्स इज 3। 625 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिएगा सबसे पहला फैक्टर मुझे 5 दिख रहा है। 5 1 टाइम्स इज 5, 5 2 टाइम्स इज 10, 5 5 टाइम्स इज 25, 5 2 टाइम्स इज 10, 5 5 टाइम्स इज 25, 5 5 टाइम्स इज 25 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। आप लिख लीजिए 81 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो 3 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा हमारा 81। क्लियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। और अगर मैं 625 देखता हूं तो 625 के फैक्टर्स आए हैं 4 बार 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। इस पूरी चीज को, किस फ्रैक्शन को, 81/625 का जो फ्रैक्शन है इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। ये हमारा आ जाएगा 3/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 4। ये हमारा पावर नोटेशन फॉर्म आ गया। 4 कॉमन ले लीजिए। डन है। तो कैसे चीजों को सॉल्व करना था, शॉर्ट आंसर वैरायटी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके हैं कंप्लीट तरीके से सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगेन सेक्शन बी में 2 पार्ट दिए हैं 4 मार्क्स में, मतलब 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ड्रॉ 4 साइडेड फिगर विच हैज, ऐसा फिगर बनाइए जिसकी 4 साइड होती हैं, विच हैज एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहां पे देखिएगा ए फिगर में हमसे बोला है एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं और उसका नाम भी बताना है तो यहां पे ये हो जाएगा आपका एक रोम्बस। देखिए मैं एक रोम्बस बना सकता हूं, मैं रोम्बस बना देता हूं।
रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसकी एग्जैक्टली दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये आंसर है रोम्बस। बस ये आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्लियर है? तो नाम भी दे दिया और आपने 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री वाला फिगर भी डिजाइन कर दिया, खत्म। चलिए बी पार्ट में क्या कह रहा है? तो बी पार्ट में ये कह रहा है एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, नेम इट ऑल्सो। अच्छा, एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखनी चाहिए। अब एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए कहाँ पे होती है। कई लोग जल्दबाजी में सर्कल बना देते हैं। सर्कल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आपके स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं और आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप देखेंगे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो यहाँ पे आप इन फिगर्स को प्लीज मत बनाइएगा। क्या क्या? तो यहाँ पे आपको वो नहीं बनाना, आपको कुल मिला के आप यहाँ पे एक काम करिए, बी पार्ट के लिए आप यहाँ पे ट्राइंगल बना दीजिए, ऐसा ट्राइंगल जिसमें सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। मैं बोल देता हूँ, आप देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल भी मत बनाइएगा, क्योंकि उसमें तीनों साइड इक्वल होती है तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी जब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होती है। आप यहाँ पे मैं बोलूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दो। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है, आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर आप देखें तो 2 साइड इक्वल होती हैं, इनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बीच में से ही निकलेगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आप बना सकते हैं। ठीक है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो सिंगल आपको दिखेगी। क्लियर है? जो सी 2 साइड हैं तो सेंटर में से लाइन ऑफ सिमेट्री निकल सकती है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्लियर? तो एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोसेलेस ट्राइंगल बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगेन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 27 हम कर रहे हैं। 2 पार्ट है, मतलब 2-2 मार्क्स के दोनों पार्ट है। देखिएगा, हाउ मेनी 1 सेंटीमीटर क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। अगर मुझे एक ऐसा क्यूबॉइड बनाना है, देखिएगा क्यूबॉइड इज बेसिकली बॉक्स, बुक या माचिस की डिब्बी, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं जब हर फेस हमारा रेक्टेंगल होता है। तो एक प्रॉपर क्यूबॉइड है जिसमें आपको लेंथ दी है, आपको ब्रेथ दी है, आपको हाइट दी है। क्लियर? और यहाँ पे वो बोली है कि लेंथ 3 सेंटीमीटर है, आपको ब्रेथ बोला है 4 सेंटीमीटर है, और आपको हाइट बोली है 5 सेंटीमीटर है। आपको बोला कि ऐसा मान लीजिए क्यूबॉइड आपके पास है, इसमें से आप 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स निकाल सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड हैं जो इस तरह का क्यूबॉइड फॉर्मेशन कर दें। यह है सवाल। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले तो यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिख के हम यहां पर इसको कर देते हैं ए का सॉल्यूशन। ठीक है? तो मुझे गिवन जो है वो गिवन लिख दीजिए। तो मुझे गिवन था वॉल्यूम, नहीं अभी वॉल्यूम मुझे पता करना है, सॉरी, मुझे गिवन क्या है, डायमेंशंस। तो मुझे लेंथ गिवन है, तो मुझे लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, और लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ऐसे अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, तो ये मुझे दी है इन्होंने 3 सेंटीमीटर की। ऐसे ही मुझे ब्रेड्थ दी है, तो ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड अगर मैं देखूं तो ये मुझे इन्होंने दिया है 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ पर निकाल देखूं तो इन्होंने मुझे हाइट भी दिया है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की हाइट इन्होंने मुझे दी है 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैं इस पूरे फिगर का अगर वॉल्यूम निकाल दूं तो ये मुझे फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमें वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का मतलब अगर मैं इसमें छोटे छोटे क्यूब्स को देखना चाहता हूं तो इसके अंदर वो छोटे क्यूब्स रखे होंगे, तो इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम है 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? ये हमारा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। अब मुझसे पूछा है अगर मुझे छोटे छोटे क्यूब 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब इसमें से बनाने हैं या इसको पूरा बनाना है इन छोटे 1-1 क्यूब से, तो देखिएगा अगर इनका एजेस हमें दिया है तो क्यूब की मुझे जो एज दी है, तो क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अगर मैं इस क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आएगा
ए क्यूब, ये फॉर्मूला लिख के दिखाना जरूरी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब कितने बन सकते हैं, इसमें से कितने बन सकते हैं 1 सेंटीमीटर वाले, या ऐसे कितने 1 सेंटीमीटर वाले रिक्वायर्ड हैं जिससे पूरा क्यूबॉइड बन जाए? तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम कर देंगे। क्लियर है? तो ये है इसको तरीका करने का। यहां पे ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 60। 60 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब यूनिट कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, ये याद रखना। तो नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड आर 60, नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड आर 60, जो कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स होंगे। ये इसको करने का 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो करने का तरीका था। ड्राइंग्स बनानी है, सब कुछ चीजें लिख के बतानी है। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट में क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। यहां पे ये अगेन वही की चीज कह रहा है, ये कह रहा है अगेन वही 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स कितने रिक्वायर्ड हैं। अगर मुझे एक क्यूब 4 सेंटीमीटर एच का बनाना है, तो यहां पे दोनों क्यूब्स बना दीजिए। क्यूब, क्यूब का मतलब हर एज जब सिमिलर होती है, सेम होती है। तो कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड हैं 4 सेंटीमीटर की, अगर मैं एजेस आपको दे दूं, और 1 सेंटीमीटर के एज के कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड हैं जिससे ये वाला क्यूब फॉर्मेशन हो जाए। तो आपको छोटा वाला क्यूब दिया है, ये रहा आपका छोटा वाला क्यूब, ठीक है, और ये जो छोटा वाला क्यूब दिया है 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 1 और 1। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ एज ऑफ 4 सेंटीमीटर is equals to 4 multiplied with 4 multiplied with 4, that is 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो 16, 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 64। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ एज 1 सेंटीमीटर, जिसकी एज 1 सेंटीमीटर की हो, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 1 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड हैं? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू 64 बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट से यूनिट काट दीजिए, कुल मिला के 64 क्यूब्स रिक्वायर्ड है मुझे। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए और बी पार्ट दोनों आपने सॉल्व कर लिए, पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये है आपका सेक्शन नंबर बी के अगेन क्वेश्चन नंबर 28 के 2 पार्ट्स, ए एंड बी। चलिए इसको देखिएगा, और उम्मीद करता हूं यहां तक हमारा 1 घंटा या सवा घंटा पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है सेक्शन सी को खत्म करने के लिए। ठीक है, सेक्शन बी में हमें जो ए पार्ट में ये बोल रहा है 12 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 9 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 अपॉन 6 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 8 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 27। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 12 रेज टू द पावर ऑफ 4, अब ये 12 किससे बना है? तो 12 बना है आपका 3 इंटू 4 से। मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 इंटू 2 से 12 बना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी पावर एंड एक्सपोनेंट का इस प्रकार का सवाल आता है तो बेस हमेशा आपकी एक प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 इंटू 4 इज 12, 4 को भी मैंने तोड़ा 2 इंटू 2 कर दिया, इसकी पावर में 4 है, मल्टीप्लाइड विथ 9 बना होगा 3 की पावर में, 2 से 9 बना है, इसकी पावर में आ जाएगा 3। क्लियर? तो यहाँ पे
2 इंटू टू की जगह मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ 4 को मैं लिख सकता हूं अगेन 2 का स्क्वायर अपॉन, ये पूरे न्यूमरेटर को मैंने देखी कैसे लिख दिया, बेस अब प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू टू इज 6, और ये आपकी पावर यहां पर आ जाएगी 3। 6 बेस बना है 3 इंटू टू से, मल्टीप्लाइड विथ 8 किससे बना है, तो 8 बना है 2 की पावर में, 3 से 8 बना है, और इसकी पावर में ऑलरेडी 2 है, मल्टीप्लाइड विथ 27 बना है, 3 इंटू थ्री 9, 9 इंटू थ्री 27, मतलब 3 की पावर में 3 से होल रेज टू द पावर, तो कुछ नहीं 3 रेज टू पावर 3 होता है 27, तो ये 27 को मैंने 3 रेज टू पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। पूरी उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी आ जाएगी 3 रेज टू द पावर, सेपरेट करते हैं, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to the power of 8 multiplied with 3 raised to the power of 6 multiplied with 2 raised to the power of 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 3 raised to the power of 3 multiplied with 2 raised to the power of 3 multiplied with 2 raised to the power of 6, ये हो गया multiplied with 3 raised to the power of 3। रीजन देना है आपने, ऐसा क्यों लिखा, तो रीजन दे दीजिए, a raised to the power of m whole raised to the power of n can be written as a raised to the power of m into n, ये हमने रीजन दे दिया, ठीक है। इस चीज का यहाँ पे यूज किया है। अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिएगा, अरेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अच्छा एक फॉर्मूला मैंने और यूज किया था, वो फॉर्मूला था a इंटू बी होल रेज टू द पावर ऑफ m है अगर, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड विद b रेज टू पावर m, ये दो फॉर्मूला का यूज किया तो ये स्टेप बनी है। अब इसमें रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, 3 अलग 2 अलग, ठीक है। देखिएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to the power of 8 multiplied with 2 raised to the power of 2, न्यूमरेटर में अलग कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में अलग कर रहा हूं, देखिएगा 2 raised to power 3 multiplied with 2 raised to the power of 6। अभी मैंने सिर्फ अरेंज किया है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मैं लिख सकता हूं 3 raised to the power of 4 plus 6 अपॉन 3 raised to the power of 3 plus 3 multiplied with 2 raised to the power of 8 plus 2 अपॉन 2 raised to the power of 3 plus 6। कैसे, क्यों, इसका रीजन लिख देते हैं, a raised to the power of m multiplied with a raised to power of n can be written as a raised to the power of m plus n, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा 3 raised to the power of 10 अपॉन 3 raised to the power of 9 multiplied with 2 raised to the power of 10 upon 2 raised to the power of 9, 3 plus 6 is 9, क्लियर। ये हमने ऐड करके लिख दिया। अब यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 3 raised to the power of 10 minus 9, तो ये रहा 10 minus 9 multiplied with 2 raised to the power of 10 minus 9। ये स्टेप कैसे आया, तो इस स्टेप के लिए हम लिख देते हैं a raised to the power of m upon a raised to power of n can be written as a raised to the power of m minus n, क्लियर। इसका आंसर आएगा 3 into 2 दैट इज 6, तो कुल मिला के मेरा आंसर आ गया 6, ये मेरा आंसर है। तो देखिए मैंने ए पार्ट के लिए 2 मार्क्स के लिए कितने पूरे स्टेप्स को बहुत बढ़िया तरीके से फैला के लिखा है, सो दैट आपको बातें छोटी छोटी समझ आए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी पार्ट, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए बी पार्ट में हमसे कह रहा है 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड विथ 4 रेज टू द पावर ऑफ 2। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को प्राइम नंबर बना लेते हैं और ये अरेंज भी करते हैं। देखिए 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू पावर 4, ये न्यूमरेटर में कर सकता हूँ। डिनोमिनेटर में आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है मल्टीप्लाइड विथ 2 स्क्वायर इज 4 का होल की पावर में 2,
इसको हम लिख सकते हैं, देखिए मैं एक एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं, द रीजन इज बीइंग आपको छोटी छोटी बातें समझ आनी चाहिए। 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ, ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगी वो आएगी 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 माइनस 4, 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2। ये आ जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 2, और यहां पे हमारा आंसर आएगा 6 रेज टू द पावर ऑफ 2 दैट इज 36। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? इन्होंने बोला था सिंप्लीफाई, तो हमने सिंप्लीफाई करके आंसर 36 दे दिया। ये हर एक स्टेप है, इंप्लाइज का साइन जरूर आएगा। क्लियर है? ये इंप्लाइज का साइन जरूर आएगा। और रीजन लिखना है सर, तो यस रीजन लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विद b रेज टू द पावर ऑफ m कैन बी रिटर्न एज a इंटू b होल रेज टू द पावर ऑफ m, इसलिए ये वाला स्टेप आया। क्लियर है? और यहां से कैसे आया, तो ये वाले स्टेप में मैंने फॉर्मूला यूज किया है a रेज टू द पावर ऑफ m अपॉन a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। ठीक है? और फिर यहां पे हमने जो ये फॉर्मूला आया, ये हमने कैसे यूज किया, तो a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू पावर ऑफ n कैन बी रिटर्न एज a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। इसके कारण ये वाला स्टेप आया। तो 3 फॉर्मूलों का हमने यहाँ यूज किया है। हमने क्वेश्चन नंबर 28 मतलब सेक्शन नंबर बी को भी कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब मूव करते हैं हम सेक्शन नंबर सी पे। तो देखिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम अभी भी बचा है सेक्शन सी सॉल्व करने के लिए। ये तभी कर पाएंगे जब आपको सारी चीज़ों की बहुत अच्छी डिटेल थ्योरी की नॉलेज होगी। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे यही खासियत है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से शुरुआत से चीज़ों को फॉलो किया है तो आपकी भी स्पीड ऐसे ही होगी। क्लियर है? चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप वेराइटी टोटल मेरे ख्याल से 34 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो 29th क्वेश्चन पे हम आ गए। नेट डायग्राम बनाना है। क्यूब कैसे बनता है, तो क्यूब इज बेसिकली एक फिगर जिसके सारे एजेस सेम होते हैं। आपको सबसे पहले तो फिगर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्यूब है, ठीक है। फिर आपको स्क्वायर पिरामिड बनाना है। स्क्वायर पिरामिड मतलब जिसका बेस जो है सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और पिरामिड वर्ड यूज किया है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सब जॉइंट होगा। ये आपका स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि किस प्रकार से आपको फिगर्स का नॉलेज होना चाहिए। ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म की यूज हुई है, बात किसकी हो रही है, प्रिज्म की हो रही है। तो यहाँ पे अगर ये प्रिज्म की बात हो रही है तो दो साइड्स एकदम सिमिलर होती हैं, दोनों बेसिस जो हैं वो एकदम सेम ट्रायंगल होंगी, तो उनको ट्रायंगल प्रिज्म हम कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल प्रिज्म। यहाँ से ऊपर के वर्टेक्स ज्वाइन कर दीजिए, पीछे जो चीज़ नहीं दिख रही उसको हम डॉटेड बना देते हैं, फ्रंट हमें ज्वाइन दिख रहा है। तो ये आपका कुछ ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप का एक शेप बनेगा, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्लियर है सर? नेट डायग्राम, तो नेट डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले अपनी शीट पे स्केल रखिए, पेन से आप इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स को डिजाइन कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए, मैं कहूँगा हाफ सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए, काम करना आसान होता है। इनके बीच में भी हाफ सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से नेट डायग्राम बनेगा, ठीक है। और इसको जितना ज़्यादा बना सकते हैं उतना ज़्यादा बनाइएगा, सो दैट हम चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकें। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको नेट डायग्राम के लिए डॉट्स बनाने ज़रूरी हैं। एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप बनाइए अपनी कॉपी में, वो मुझे बताइएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, इस डॉट के नीचे ये डॉट है, ये डॉट है, अगेन ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, एकदम एक सीध में आना चाहिए।
अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आपका डॉट हो गया, देखिए आपको स्केल से काम करना है, चीज़ों में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये डॉट्स इधर उधर हो गए। वैसे कोशिश यही रहती है कि ये वाला क्वेश्चन ना ही आए, लेकिन कई बार देखा गया है कि इस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि क्यूब को हम 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं या 2 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब है मतलब हर जो साइड है वो सिमिलर होगी, तो मैं क्यूब ऐसा ले लेता हूं जिसकी हर साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। 2 सेंटीमीटर मतलब स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का गैप था, तो रेड पेन का यूज कर लेता हूं। देखो यहां पे मैं इसको 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं, तो ये टोटल 3 डॉट्स अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो ये मैंने देखिए 3 डॉट्स का ये क्यूब बना दिया। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का ये हाइट भी 2 सेंटीमीटर जाएगी, तो आप सीधा हाइट ले जाइए 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हाइट बन जाएगी। हमने 3 डॉट्स को बनाया है, तो एक काम करिए 3 डॉट्स ना बनाते हुए हम एक काम करते हैं, हम 1 डॉट्स को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। हम इसको ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हाइट, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये मैंने फ्रंट फेस बना दिया। डन। फ्रंट फेस बनाने के बाद मुझे अब यहां पे इस तरीके से भी जाना है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी दूरी हो गई है, तो आपको थोड़ा सा फिगर अलग जाता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसके पैरेलल में भी कुछ इस तरीके से ये 2 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर है, बेसिकली दिख आपको क्यूबॉइड रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक तो होती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से ये डॉटेड लाइन बनेगी और ये भी डॉटेड लाइन बनेगी। तो ये है आपका बेसिकली नेट डायग्राम। नेट डायग्राम कैसे बनता है? तो आपको जो भी आपने साइड ली है वो हर साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगनली भी और ऐसे वर्टिकली भी, सब कुछ। तो यही है आपका नेट डायग्राम। आपका जो डॉट्स होते हैं इनके बीच की दूरी ऐसे में और डायगनली 1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर डायग्राम बनता है। क्लियर है? नेट डायग्राम कैसे बनता है, इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा, क्यों ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के ये आपको दिए हुए हैं। क्लियर है? अब आपको यहां पे इस सैंपल पेपर में 3 दे दिए, हो सकता है वो कोई भी 2 बोले कि आउट ऑफ 3 आप 2 बनाइए। तो इस प्रकार से आपको ड्रॉ द नेट फॉर अ क्यूब ये हमने बना दिया। स्क्वायर पिरामिड कैसे दिखता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे दिखता है, अब ये आप कंप्लीट करिए। क्लियर है? हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। देखिए रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि आपको ये चीज सिखाई थी। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब कोई भी अगर फिगर है, वो फिगर जब 180 डिग्री या 360 डिग्री पे रोटेट किया जाता है तो वो अपनी सिमिलर पोजीशन में कब कब दिख रहा है। क्लियर? तो ये है। अब देखो एक स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर बेसिकली एक ऐसा फिगर है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो एक स्क्वायर पिरामिड के लिए रोटेशनल सिमेट्री जो होती है, अगर मैं यहां लिख दूं रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ स्क्वायर पिरामिड इज 4, द रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ स्क्वायर इज 4, द रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। द रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ रेक्टेंगल, देखो ये 180 डिग्री स्क्वायर जो है इसकी 4 रोटेशनल सिमेट्रीज होती हैं। जब मैं इसको रिमूव मतलब इसको आपको मूव करूंगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इसी पोजीशन पे, अगर मैं एक डॉट यहां मार्क कर दूं, इसी पोजीशन पे 4 जगह पे दिखेगा। ठीक है, एक मूवमेंट 90 डिग्री, ठीक है, दूसरा मूवमेंट 90 डिग्री, तीसरा मूवमेंट 90 डिग्री, फोर्थ मूवमेंट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे 4 रोटेशन मतलब 4 रोटेशनल सिमेट्री बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए सिर्फ 2 ही रोटेशनल सिमेट्री होंगी, क्योंकि इसमें 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे आपको रेक्टेंगल घूमता हुआ दिखता है। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री इज 2 फॉर रेक्टेंगल। रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो रोम्बस इज बेसिकली, स्क्वायर को हम रोम्बस बोलते हैं। अगेन रोटेशनल सिमेट्री जो है इसकी 2 होगी डायगनल्स अगर देखे जाए तो। ठीक है, तो ये 180 डिग्री 360 डिग्री पे अगेन 2 रोटेशनल सिमेट्री आपका रोम्बस बनाता है।
तो यहाँ पे ये बनाया मैंने स्क्वायर के लिए, ये बनाया मैंने रेक्टेंगल के लिए, ये बनाया मैंने रोम्बस के लिए। पैरेललोग्राम की हम बात करें तो अगेन पैरेललोग्राम की जब हम बात करते हैं तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री अगेन 2 होती है। रोटेशनल सिमेट्री इज अगेन 2, 180 डिग्री पे और आपकी 360 डिग्री पे, 2 रोटेशनल सिमेट्रीज मिलेंगी। अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज बेसिकली जिसकी 3 साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी वो आपकी 3 होंगी क्योंकि 3 इक्वल साइड्स हैं। और अगर मैं देखूं तो इस डॉट को अगर मैं फिक्स कर दूं तो ये इधर घूम के जब आएगा तो ये एक रोटेशनल सिमेट्री दिखाएगा, मतलब वही सेम पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से सेम पोजीशन पे ये दूसरी बार, और फिर से सेम पोजीशन पे ये तीसरी बार, तो टोटल 3 रोटेशनल सिमेट्रीज होती हैं। क्लियर? अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ये 3, ठीक है, ये 3 रेगुलर वर्ड बोला है, मतलब 6 की 6 साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे हर 45 डिग्री पे आपको मतलब 6, तो मैं कहूँगा रोटेशनल सिमेट्री इस केस में होंगी 6। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उतनी ही रोटेशनल सिमेट्री होंगी क्योंकि इसमें 6 इक्वल एंगल्स बनेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 इक्वल एंगल्स बनते हैं, तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री 6 है, वहाँ पे 3 है। ये मैं कहूँगा एक मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको ड्राइंग्स के साथ बना के इस तरीके से लिखना है, वर्ड्स पूरे लिखिएगा, R.S मत लिखिएगा। क्लियर है? तो सेक्शन सी में हमने क्वेश्चन नंबर 30 को भी कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सिंप्लीफाई, क्या क्वेश्चन दिया है? सिंप्लीफाई। देखिएगा यहां पे सारा ब्रैकेट्स का यूज है और पावर नोटेशन फॉर्म, तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n कैन बी रिटर्न एज a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n। अगर ये बहुत अच्छे से आइडिया है तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बेस लिख के दिया -3/7, ब्रैकेट क्लोज इसकी पावर 3, बिग ब्रैकेट क्लोज इसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल ब्रैकेट में लिख के दिया है 7/5 बेस और 7/3 है, सॉरी ये 7/3 है, होल रेज टू द पावर ऑफ 2। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा इस फॉर्मूले के कारण, तो ये हो जाएगा -3/7 होल रेज टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड विथ 7/3 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। क्लियर है? अगर दूसरा फॉर्मूला आपको पता है कि a/b होल रेज टू द पावर ऑफ m को हम सेपरेट कर सकते हैं, a रेज टू द पावर ऑफ m अपॉन b रेज टू द पावर ऑफ m, ऐसा अगर ये पता है तो इस चीज को आप लिख सकते हैं -3 होल रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 7 रेज टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड विथ 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 2। रीअरेंजमेंट करते हैं, तो रीअरेंजमेंट देखिए ये हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, 3 रेज टू द पावर ऑफ 6, क्योंकि इसका जो पावर है वो एक इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर होता है तो बेस में लगा हुआ जो साइन है नेगेटिव का वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 7 रेज टू द पावर ऑफ 6। अब यहां पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a रेज टू द पावर ऑफ m अपॉन a रेज टू द पावर ऑफ n कैन बी रिटर्न एज a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। तो इसके बाद जो स्टेप बनेगी वो स्टेप हमारी आएगी 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 माइनस 6। इसके बाद स्टेप हो जाएगी 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 7 रेज टू द पावर ऑफ -4। क्लियर है? और इसको सॉल्व करने पे आपको रूल पता होना चाहिए, दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसकी पावर में नेगेटिव साइन है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इस पावर में देखो नेगेटिव साइन आया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 7 रेज टू द पावर ऑफ 4। ये वाली स्टेप आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? देखिएगा ये सब स्टेप्स हैं तो इंप्लाइज का साइन आना जरूरी है। यहां पे ये हो जाएगा आपका 3/7 होल रेज टू द पावर ऑफ 4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 31 का
ए पार्ट कर लिया है सॉल्व, ये आपका आंसर है। ये सारे फॉर्मूलाज का आपने यहाँ पे यूज किया, 4 फॉर्मूलाज का, हाफ मार्क्स इसके मिलेंगे और सॉल्व करने के आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? बोर्ड कर लेते हैं क्लियर यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। तो बी पार्ट में ये कह रहा है कि बी दे रहा है -2/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड विथ 2/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 5। देखिएगा बेस सिमिलर है, अगर हम ध्यान से देखें तो बेस सिमिलर है। तो इस केस में देखिए ये जो पावर है, अगर मैं सेपरेट करके दिखाता हूं तो ये है -2 रेज टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 5। ऐसे ही है, ठीक है। अब -2 रेज टू द पावर ऑफ 5 मतलब आंसर तो नेगेटिव आएगा, फिक्स है, आंसर नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि जो इसका पावर है वो ऑड है। पावर ऑड होती है तो बेस को -2 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं, हम नेगेटिव साइन को रिमूव करके बाहर ले देते हैं, तो माइनस में तो फ्रैक्शन का जवाब आएगा। ये चीज हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। देखिएगा तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 ये है अब हमारा, ठीक है। और ऐसे भी ना लिख के हम एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में माइनस हमने बाहर ले लिया, ये ब्रैकेट में 5 पावर में है डिवाइडेड विथ 2/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 5। देखिएगा बेस सिमिलर है, बेस सिमिलर है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो यहां पर हम बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 - 5 हो जाएगी, और इसके बाहर नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा। 5 - 5 विल गिव यू 0, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसकी पावर में 0 है तो उसका आंसर जो है वो हमेशा +1 आएगा, ठीक है, 1। मैं कहूंगा ये जवाब है। क्लियर है? तो इस पार्ट के लिए आंसर हमारा है 1। डन। तो यहां पर फाइनली आपने कर लिया है चीजों को सॉल्व, ठीक है। तो a रेज टू पावर 0 का आंसर है 1, माइनस था, मेरे हिसाब से आंसर जो है वो -1 आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो हमने बाहर ले लिया था, -1 इसका जवाब आएगा। डन। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है इसको देखिए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। वो कह रहा है कि x² प्लस XY में से +y² प्लस x प्लस 2y -3 ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, -? ये कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ये आगे आएगा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा आंसर जो है वो x² -3y² प्लस 4xy -7 आ जाए, ये वाला पॉलिनोमियल निकल के आना चाहिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस माइनस क्वेश्चन मार्क को यहां ले जाते हैं और ये पूरा पॉलिनोमियल यहां ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस xy प्लस y² प्लस x प्लस 2y -3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन सारी टर्म्स को, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 3y², साइन चेंज हो जाएगा, -4xy प्लस 7 इज इक्वल्स टू वो जो माइनस क्वेश्चन मार्क आप उधर ले गए थे वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। देखिए x² माइनस x² कट गया, खत्म। फिर उसके बाद हमें दिया है क्या, तो 2y यहाँ पे नहीं है, 7, और इस सबको अब हमें अरेंज करना है, तो देखो प्लस xy माइनस 4xy, तो ये हो जाएगा -3xy प्लस y² प्लस 3y², ये हो जाएगा प्लस 4y²। डन। प्लस x और कहीं पे x अकेला नहीं है, तो ये प्लस x यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही, लाइक टर्म्स देखो मैं लिख रहा हूं। 2y, तो 2y अकेला, y कहीं नहीं है, तो प्लस 2y ऐसे का ऐसे ही आएगा। -3 प्लस 7 विल गिव यू प्लस, 7 में से 3 गए तो बचे 4, ठीक है,
तो ये आ जाएगा +4, बस खत्म। और कोई टर्म यहाँ नहीं बच रही है। एक्स वाई की टर्म हमने सॉल्व कर ली, वाई स्क्वायर की टर्म हमने सॉल्व कर ली, 7 हमने सॉल्व कर लिया। ये है आपका आंसर 2 मार्क्स में। क्लियर है? तो ये अगर मैं इस पूरे में से माइनस कर दूं तो मेरा ये जवाब आएगा, ये मेरा आंसर है। क्लियर है? ये स्टेप्स थी। अगर देखा जाए तो आप इम्प्लाइज का साइन यहाँ लगा सकते हैं, ये इम्प्लाइज का साइन आएगा और ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन हट जाएगा। ये आपको स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखी थी, ये क्वेश्चन पूछा था, सॉल्व ऐसे करना है। डन है? चलिए अब वो कह रहा है ऐड करिए इन दोनों को, तो चलिए इसका बी पार्ट देखिएगा। ऐड करने को बोला है, ऐड का सम है, तो ऐड में ये क्या बोल रहा है, 4x + 3y - 7z को आप ऐड करिए। किसके साथ ऐड करिए? नेक्स्ट पॉलिनोमियल दिया है मुझे 12y - 3z + 7x के साथ। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 4x + 3y - 7z + 12y - 3z + 7x। सॉल्व कर दीजिए। तो 4x + 7x ये आपको देगा 11x, + 3y + 12y ये आपको देगा +15y, और -7z - 3z ये आपको देगा -10z। ये आपका आंसर है। खत्म। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेक्शन नंबर सी का आपने 6 मार्क्स में 3 मार्क्स के ये दोनों थे, आपने सॉल्व कर लिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 32 भी सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो है आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 2 क्रॉस रोड्स ईच 3 मीटर वाइड। 2 रोड्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, 2 क्रॉस रोड्स, इस तरीके से ही बोल रहा है, और ईच इज 3 सेंटीमीटर वाइड। यहां से इसकी जो वाइडनेस है, मतलब ये जो कितना मोटी रोड है, ये 3 मीटर की रोड है, ये भी 3 मीटर की रोड है, ऐसा बोल रहा है। क्लियर? आगे बोल रहे हैं रन एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। और ये रोड कहां से निकल रही हैं? तो ये रोड निकल रही हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर, ऐसा ही बोल रहा है। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है। डन? ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके अंदर ऐसे रोड बनी है। तो आपने ऐसे पार्क देखे होंगे जहां पे ये रोड्स बन रही हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 72 मीटर बाय 56 मीटर। ये रेक्टेंगुलर पार्क जो दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर पार्क 72 मीटर लेंथ, और इसकी ब्रेथ जो दी है वो आपको दी है कितनी? 56 मीटर पार्क की आपको दी है। तो यहां से यहां तक ये हमें दिया है ब्रेथ, या वाइड विड्थ दी है 56 मीटर की, ठीक है? सच दैट ईच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग दिस पाथ एट 9.50 पर स्क्वायर मीटर। हम बाद में जाएंगे इस पे, पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं। किसका एरिया निकालना है? अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आपको एरिया निकालना है ये वाले पोर्शंस का, ये वाले पोर्शंस का। ऐसे ही आपको 4 जगह पे दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, तो बाकी एरिया में तो उसकी रोड बनी हुई है, ठीक है? वो कह रहा है ये जो बचा हुआ एरिया है ये बताइए, और बाद में इस एरिया में मुझे ग्रेवल्स डालने हैं। व्हाइट कलर के पत्थर देखे होगा आपने, सजाने के लिए गार्डन या पार्क्स को यूज करते हैं। तो अगर इन पोर्शंस में मुझे ग्रेवलिंग करनी है या लेवलिंग करनी है, ऐसा समझ लो, मुझे पत्थर बिछाने हैं, तो क्या खर्चा आएगा? चलिए देखिएगा। तो ड्राइंग का मार्क्स मिलेगा, यस मिलेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें लेंथ ऑफ पार्क दी है, देखिएगा लेंथ ऑफ पार्क कितनी है। तो लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 72 मीटर, ठीक है? और हमें क्या दिया है? तो ब्रेड्थ ऑफ पार्क दिया हमें, ब्रेड्थ ऑफ पार्क हमें नोन है। तो ये हमें नोन है कितनी? 56 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू,
ये पार्क क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क है तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ अगर मैं करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा 72 मल्टीप्लाइड विथ 56 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा निकल आएगा, जिसको हम अभी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारा एरिया ऑफ पार्क आ गया। अब हम आ जाते हैं कि रोड ने कितना एरिया कवर किया है। अगर टोटल पार्क के एरिया में से मैं रोड का एरिया हटा दूं तो वो एरिया जो ब्लू शेडेड है वो निकल के आ जाएगा। इसको देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ रोड अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो एरिया ऑफ रोड कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले ये देखना, ये वाली रोड पूरे एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं। तो ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर वाइड और ये लेंथ हमारी आ जाएगी 56। तो 3 इंटू 56 ये आ जाएगा 3 इंटू 56, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा प्लस ये तो एरिया था ही, ये तो एरिया था ही, इतना एरिया और है ये वाला एरिया। तो ये एरिया 3 मल्टीप्लाइड विथ एंड 3 मल्टीप्लाइड विथ, ये दो टुकड़ों का एरिया हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो ये आ जाएगा आपका 72 में से आप 3 माइनस कर दीजिए। तो देखिए 72 में से अगर 3 माइनस करता हूं तो 12 में से 3 गए तो ये आपका बचा 9, 9 और 69। तो आपका ये बचा 69। कितना पार्ट, ये हटाने के बाद यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां 69 बचा। तो 69 तो हमारी ये लेंथ है। 69 को अगर मैं 2 पार्ट्स में कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6 और फिर उसके बाद 3 2 टाइम्स इज 6, 3 4 टाइम्स इज 8.5, 34.5। तो यहाँ से यहाँ तक ये मुझे पड़ेगा 34.5 एंड 34.5। डन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देते हैं 34.5 मल्टीप्लाइड विथ width is what, तो width is 3 अगेन प्लस 34.5 मल्टीप्लाइड विथ 3। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देंगे आपको एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इस टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, बस इतनी से है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप कुछ मत करिए, सॉल्व कर दीजिए, एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। एरिया ऑफ रोड है 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 इंटू 5 इज 15, 16 प्लस 34.5 इंटू 3, तो 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 इंटू 4 इज 12, 13, 13 का 3 कैरी 1 और ये आ गया आपका 103.5 प्लस 103.5 अगेन। क्लियर है। इन सबको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5, 0.5, 10। तो ये हो गया 0 कैरी 1, 6 और 7, 7 और 7 14, 15, 15 का 5 कैरी 1, 7, 2, 3। तो ये आ गया 375.0। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आएगा 375 कितना, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड है मीटर स्क्वायर में। डन। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। एरिया ऑफ पार्क भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 56 और 72 को हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं रफ वर्क में। तो 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 इंटू 7 42, 43 क्रॉस 5 इंटू 2 इज 10 कैरी 1, 5 इंटू 7 इज 35, 36। ये हो जाएगा आपका 2 3 10 4032। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। बाकी सारी जगह से मैं रफ वर्क पहले हटा लेता हूं सो दैट हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन अब यहाँ क्रिएट ना हो। क्या क्या निकल आया, तो हमें रोड शेडेड पोर्शन का हमें बेसिकली एरिया निकालना था। हमने पूरे पार्क का एरिया निकाला जो कि 4032 मीटर स्क्वायर आया। उसमें से हम रोड का एरिया माइनस कर रहे हैं। पहले तो हमने पूरे रेक्टेंगल का निकाला, इसमें ये पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका था, इस कारण मैंने ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग से ऐड करके एरिया में 375 रोड का एरिया निकाला। तो therefore एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अगर मैं देखूं डॉटेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, तो ये एरिया हमारा आ जाएगा
4032 में से हम माइनस कर देंगे 375 मीटर स्क्वायर को, तो ये हमारा एरिया निकल आएगा जिस पे रोड नहीं बनी हुई, जो रिमेनिंग पोर्शन था। ठीक है, तो 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए, ये आपका आ जाएगा 2 और 3 गए 7, तो यूनिट प्लेस पे आ गया 7। देखिए 12 में से 5 गए तो 7, फिर उसके बाद आपका है 3 से कैरी लिया होगा तो ये हुआ 12, 12 में से 7 गए तो ये हो गया 5, ये हुआ 9, 9 में से 3 गए तो ये बचा 6 और ये आ जाएगा 3, 3657 मीटर स्क्वायर, ये मेरा जवाब है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हमसे पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क, द रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है 3657 मीटर स्क्वायर। खत्म। अब मूव करते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग दिस पाथ्स एट 9.50 पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, जो रोड है, अगर इस रोड की मैं ग्रेवलिंग करना चाह रहा हूं, मतलब इसके ऊपर अगर मैं रोड बनाना चाह रहा हूं, पत्थर गिट्टी कुछ डालना चाह रहा हूं, तो वो खर्चा क्या आएगा। तो आप देखिएगा एरिया ऑफ जो रोड निकल के आया था वो 375 मीटर स्क्वायर आया था, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग हमें निकालना है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो एरिया है, एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.50 से, काम खत्म। एरिया 375 मल्टीप्लाइड विथ 9.50, ये हमारा टोटल रुपीस में जवाब आ जाएगा। खत्म। क्लियर है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, अगर सॉल्व करना है इसको भी तो ये हो जाएगा 375 मल्टीप्लाइड विथ 95, रफ वर्क में कर लेते हैं। 375 मल्टीप्लाइड विथ 95, 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 7 इज 35, 36, 37, 3, 15 है, 16, 17, 18, क्रॉस 9 इंटू 5 इज 45, 4 और 9 इंटू 7 इज 63, 63 प्लस 3 इज 66, 67, 6, 9 इंटू 3 इज 27 प्लस 3 इज 30, 33। तो ये खर्चा हमारा आ रहा है 5, 5 में 10, 11, 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 7 16, 16 का 6 कैरी 1, 5 और 3, तो ये है 35,000, 35,000 समथिंग, 35,625। ठीक है, और आपने डेसिमल अभी यूज नहीं किया है, तो वो डेसिमल अगर आप लगाते हैं तो वो डेसिमल देखिए आपका अभी था 9.5, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3,562 रुपये, 0.50 यहाँ आना चाहिए। ये है आपका 3,562 रुपीज एंड 50 पैसा, ये आपका जवाब आएगा। 3,562 आपका जवाब है अप्रोक्सीमेटली। पूरी उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ड्राइंग्स के साथ आप करेंगे, काम बन जाएगा, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। लास्ट सवाल 6 मार्क्स में 3-3 मार्क्स के ये 2 पार्ट। क्लियर। चलिए, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। तो देखिएगा पहले तो इन्होंने बोला सम, किसका सम है, तो सम था आपका 3x माइनस वाई प्लस 11 और ये था माइनस वाई माइनस 11 का सम। इसका सम कितना आया, तो इसका सम आ रहा है 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11, तो माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 11 माइनस 11, खत्म। ये कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ दिस टू, इसके और इसके सम से सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो ये सम आया। अब क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11 फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 3x माइनस 2y। ये है आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्लियर है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y में से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3x प्लस वाई प्लस 11। तो देखिए 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2y प्लस वाई, तो -2y प्लस वाई विल गिव यू -y प्लस 11। हम बोलेंगे हमारा जो आंसर आ रहा है
ए पार्ट के लिए वो आंसर है हमारा 11 माइनस वाई। तो आंसर है हमारा 11 माइनस वाई। क्लियर है? ये था हमारा ए पार्ट, आसान था, 3 मार्क्स आपको यहां मिल गए। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में ये कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ दिस टू। तो सम ऑफ व्हाट वो लिख लीजिए, सम ऑफ 4 + 3x एंड 5 - 4x + 2x²। इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो ये है 4 + 3x + 5 - 4x + 2x²। इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 और +5 9, 3x - 4x विल गिव यू -x + 2x²। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। तो वो कह रहा है ऑल्सो सम ऑफ, यहां पे एक और का सम है, ऑल्सो सम ऑफ व्हाट 3x² - 5x एंड -x² + 2x + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 5x -x² + 2x + 5। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² - x² विल गिव यू 2x², -5x + 2x विल गिव यू -3x एंड +5। ये हमारा एक स्टेटमेंट आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या था। तो बेसिकली सवाल ये है कि एक तो आपकी ये इक्वेशन आई है, एक आपकी ये इक्वेशन आई है। ये कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ दिस, फ्रॉम दिस। तो सवाल देखिए क्या है, वो कह रहा है फ्रॉम 9 - x + 2x², ये पॉलिनोमियल में से फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट व्हाट। तो सब्ट्रैक्ट 2x² - 3x + 5। ये ऐसा बोल रहा है। तो ये हमें मेन सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए देखिएगा। तो ये कह रहे हैं फ्रॉम दिस, तो 9 - x + 2x² में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, -2x + 3x - 5। तो आप एक बार थ्योरी लेक्चर जू पढ़िएगा तभी सैंपल पेपर सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। 2x² - 2x² कैंसिल आउट, 9 - 5 विल गिव यू 4 एंड -x + 3x विल गिव यू +2x। तो फाइनली ये मेरा आंसर आया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने फाइनली सैंपल पेपर नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें बहुत ऐसी समझ आई होंगी। टोटल 34 क्वेश्चंस थे। आपको बता दूं एक प्रॉपर अरेंज मैनर में, अगर आप 7th क्लास की वीडियोस को वॉच करना चाह रहे हैं, जैसे आप पहले एनसीईआरटी की थ्योरी, एक्सरसाइज, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सैंपल पेपर्स, तो इसके लिए आप आ जाइए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे। magnetbrains.com हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ऐप के थ्रू भी हम लोग अवेलेबल हैं। तो प्ले स्टोर से आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे भी 100% फ्री एजुकेशन की गारंटी। क्लियर? तो 100% फ्री एजुकेशन, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। आपके रिश्ते में, आपके रिलेशन में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो आईआईटी जेईई या नीट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, या आप भी, या किसी भी एग्जाम की आपके घर में, आपके रिलेशन में कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। सारे एग्जाम्स की तैयारी 100% फ्री एजुकेशन के साथ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। आपको एक चीज और बताएं कि अगर आपको बुकलेट्स की नीड है कि सैंपल पेपर्स सर कहाँ अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारे नोट्स, प्रॉपर तरीके से सारे सैंपल पेपर्स, प्रॉपर तरीके से उन सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस बुकलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है।
अगर आप चाहते हैं हार्ड कॉपी या ई बुक्स पाना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी सारी लिंक्स। आप उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म को फिल करिए, लिंक है जहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, छोटा सा फॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे बहुत जल्द टच में आएंगी और आपको आपके घर में ये सारे नोट्स, ये सारी बुकलेट्स, ये सारे सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हार्ड कॉपी और ई बुक के रूप में। तो इस चीज पे आप एकदम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टच आपसे बहुत जल्द बनेगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।